Dear students, this is Praveen Kumar Agrawal from Management Department. Welcomes you in my today's lecture of Business Organization. जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ अ कंपनी, जिसमें मैंने कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट एडवांटेजेस डिस्कस किए थे. दीज एडवांटेजेस वर ह्यूज फाइनेंशियल रिसोर्सेज, लिमिटेड लायबिलिटी, perpetual existence and stability, diffusion of risk, transferability of shares, democratization of ownership, efficient management, scope of expansion and public confidence. इन पर्टिकुलर एडवांटेजेस को मैंने आपसे प्रीवियस लेक्चर में डिटेल में स्टडी किया था. आज हम स्टडी करेंगे कि कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के क्या क्या डिसएडवांटेजेस है. कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के नंबर ऑफ एडवांटेजेस अवेलेबल है, लेकिन इसके बावजूद भी कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डिफेक्ट्स और वीकनेसेस से फ्री नहीं है. कुछ इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं. क्या क्या डिसएडवांटेजेस है? लेट अस हैव अ लुक ओवर दीज डिसएडवांटेजेस. द वेरी फर्स्ट वन इज नॉट सिंपल एंड इजी फॉर्मेशन. जस्ट लाइक सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप, अ कंपनी इज नॉट इजी टू फॉर्म एंड एस्टेब्लिश. इसको फॉर्म करना, इसको एस्टेब्लिश करना, दैट इज नॉट अ वेरी सिंपल टास्क. फॉर दिस पर्पज अ लॉट्स ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज हैव टू बी ऑब्जर्व्ड. बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करनी होती हैं. पहले एक प्रमोटर कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के लिए एफर्ट करता है. इस इनकॉर्पोरेशन के लिए उसे डिफरेंट टाइप के डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं, मेमोरेंडम प्रिपेयर करना होता है, आर्टिकल्स प्रिपेयर करने होते हैं कंपनी के रेफरेंस में. अगर सिक्योरिटीज के थ्रू कैपिटल रेज करनी है तो उसके लिए एक प्रोस्पेक्टस प्रिपेयर करना होता है. तो इस तरीके से एक सोल प्रॉपर्टरशिप के कंपैरिजन में या पार्टनरशिप के कंपैरिजन में कंपनी को फॉर्म करना आसान नहीं होता है. अ लॉट्स ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज इज टू बी फुलफिल्ड इन ऑर्डर टू फॉर्म अ कंपनी. इसके साथ साथ जब आप कंपनी फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन को सेट करते हो तो इसको सेट करना, इसको एस्टेब्लिश करना बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है. सोल प्रॉपर्टरशिप में, पार्टनरशिप में दैट इज़ वेरी इजी, लेकिन कंपनी फॉर्म में बहुत ज़्यादा अमाउंट की रिक्वायरमेंट होती है, बहुत ज़्यादा कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है, जिसके बेसिस पर कंपनी फॉर्म को प्रिपेयर किया जाता है. दैट्स व्हाई इट इज़ नॉट वेरी सिंपल एंड इजी फॉर्मेशन. द सेकेंड डिसएडवांटेज इज मेल प्रैक्टिसेस इन प्रमोशन. इन सच अ केस द इन्वेस्टर्स मे बी मेड फूल थ्रू वेरियस डिसऑनेस्ट प्रैक्टिसेस बाय द प्रोमोटर्स ऑफ द कंपनी. यानी कि जो कंपनी के प्रोमोटर्स होते हैं वो अपनी डिसऑनेस्ट प्रैक्टिसेस के थ्रू इन्वेस्टर्स को फूल भी बना सकते हैं. क्या करते हैं वो? कंपनी को फूल बनाने के लिए दे आर पुटिंग अ वेरी अट्रैक्टिव प्रोस्पेक्टस इन फ्रंट ऑफ देम. एक बहुत अट्रैक्टिव प्रोस्पेक्टस तैयार करते हैं, अपने साथ हाई साउंडिंग नेम्स को एसोसिएट करते हैं, और इन हाई साउंडिंग नेम्स के साथ साथ ये कंपनी के फ्यूचर के बारे में एक बहुत शानदार पिक्चर प्रेजेंट करते हैं, एक ग्रेट पिक्चर प्रेजेंट करते हैं इन्वेस्टर्स के फ्रंट में. इससे क्या होता है, जो इन्वेस्टर्स हैं वो इनके इफेक्ट में आ जाते हैं और इनके इफेक्ट में आके कंपनी में अपना अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं और कंपनी के शेयर्स को परचेज कर लेते हैं. लेकिन क्या होता है, इन फ्यूचर पीरियड ऑफ टाइम कंपनी उस पर्टिकुलर परफॉर्मेंस को प्रोवाइड नहीं कर पाती है जिसकी वो प्रॉमिस करती है, और इस तरीके से जो इन्वेस्टर्स हैं उनका पैसा डूब जाता है और वो क्या होते हैं, वो फूल बन जाते हैं कंपनी में इस तरीके से अपने पैसों को इन्वेस्ट करके. तो दिस इज अ वेरी ग्रेट डिसएडवांटेज दैट मेल प्रैक्टिसेस आर फॉलोड व्हेन द कंपनीज आर प्रमोटेड. ओके, नाउ कम टू द थर्ड पॉइंट. द थर्ड पॉइंट इज डाइवोर्स बिटवीन ओनरशिप एंड मैनेजमेंट. कंपनी फॉर्म में जो कंपनी की डेली रूटीन की एक्टिविटीज़ हैं या जितने भी ऑपरेशंस कंपनी के फॉलो किए जाते हैं वो ऑनर्स फॉलो नहीं करते हैं, बल्कि इसके लिए एक सेपरेट मैनेजमेंट प्रिपेयर किया जाता है. शेयर होल्डर्स में से ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की एक टीम सेलेक्ट की जाती है और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक मैनेजर पर्सनस को अपॉइंट करके डिफरेंट पोस्ट को क्रिएट करके, अथॉरिटीज को क्रिएट करके, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिवाइड करते हुए एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को प्रिपेयर करते हैं, और वो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कंपनी की कंप्लीट एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है और ऑपरेट करता है. इस तरीके से ऑनरशिप और मैनेजमेंट के बीच में एक तरीके का डाइवोर्स होता है, यानी कि मैनेजमेंट में जो ऑनर्स है कंपनी के वो एक्टिव पार्ट नहीं ले पाते हैं. इसके साथ साथ क्योंकि नंबर ऑफ इन्वेस्टर बहुत ज़्यादा होते हैं, तो कोई भी एक पर्टिकुलर अगर मैं इन्वेस्टर की बात करूं तो उसका एक लार्ज नंबर ऑफ शेयर कंपनी के अंदर अवेलेबल नहीं होता है. जो कंपनी के मैनेजमेंट है वो ऑनर्स
या शेयर होल्डर्स के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर काम कर रहे होते हैं, और वो उस तरीके से काम करते हैं जिससे कि उनको प्रॉपरली सहूलियत हो काम करने में. दे आर नॉट लुकिंग, दे आर नॉट केयरिंग अबाउट द इंटरेस्ट ऑफ द शेयर होल्डर्स इन द कंपनी. उनको कंपनी के अफेयर से मतलब नहीं होता है, उनको अपनी केवल वर्किंग से मतलब होता है. जो पर्टिकुलर बॉदरिंग शेयर होल्डर्स की होती है कंपनी के साथ में, क्योंकि उन्होंने अपना पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, वो बॉदरिंग कंपनी के जो मैनेजमेंट है उसकी नहीं होती है. दे आर ओनली अटेंडिंग द जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी. वो केवल कंपनी की जनरल मीटिंग को ही अटेंड कर पाते हैं, और इसके साथ साथ कभी कभी वो जनरल मीटिंग अटेंड कर भी पाते हैं और कभी कभी नहीं भी कर पाते हैं. तो कुल मिला के वो पैसिव रहते हैं. अगर मीटिंग होती भी है तो दे आर समटाइम्स दे आर अटेंडिंग इट एंड समटाइम्स दे आर नॉट अटेंडिंग. तो इस एक तरीके से जो उनकी जो एक्टिविटी है दैट रिमेन्स पैसिव. वो कंपनी की रूटीन एक्टिविटीज़ को या उसके ऑपरेशंस में बहुत ज़्यादा इंटरफेयर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ओनरशिप और मैनेजमेंट के बीच में एक तरीके का डाइवोर्स होता है और इनकी शेयर होल्डिंग इतनी ज़्यादा नहीं होती है जिसके बेसिस पर ये कंपनी के मैटर्स में इंटरफेयर कर पाएँ. ये भी इसका एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है. द नेक्स्ट पॉइंट इज द नो वॉइस ऑफ शेयर होल्डर्स इन जनरल इन मैनेजमेंट. लगभग अगर इसी पॉइंट से रिलेट करते हुए हम आगे बढ़े तो शेयर होल्डर्स की मैनेजमेंट में जनरली कोई वॉइस नहीं होती है, क्योंकि नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स बहुत ज़्यादा होते हैं और उनके पास कंपनी का एक स्मॉल परसेंटेज ऑफ शेयर अवेलेबल होता है. तो कुछ ही लोग होते हैं जिनके पास कंपनी के लार्ज परसेंटेज ऑफ शेयर्स अवेलेबल होते हैं, और वही क्या करते हैं, वही हैंडफुल शेयर होल्डर्स कंपनी के अफेयर्स को मैनेज करते हैं. वो उसके ऊपर पूरा कंट्रोल रखते हैं. इसका मतलब जो स्मॉल शेयर होल्डर्स हैं उनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं होती है कि वो कंपनी के अफेयर्स में अपनी कंट्रोलिंग या अपना एक पर्टिकुलर कंट्रीब्यूशन प्रोवाइड कर पाए. बहुत ही कम शेयर होल्डर्स होते हैं जो मीटिंग को अटेंड कर पाते हैं, और केवल जो मेजॉरिटी ऑफ शेयर होल्डर्स है, मेजॉरिटी ऑफ शेयर होल्डर्स होते हैं, उन्हीं के पास कंपनी की टोटल कंट्रोल होता है. तो इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी शेयर होल्डर्स हैं, हर शेयर होल्डर्स की वॉइस मैनेजमेंट में नहीं होती है, केवल उन्हीं शेयर होल्डर्स की वॉइस होती है जिनके पास मेजॉरिटी ऑफ शेयर्स कंपनी के अवेलेबल होते हैं. दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द ग्रेट एडवांटेज. यानी कि जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स है उनके इंटरेस्ट को इतना ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता है, केवल मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कंपनी के डिफरेंट ऑपरेशंस को रन करते रहते हैं. दिस इज वन ऑफ द डिसएडवांटेज. नेक्स्ट वन इज द रैकलेस स्पेकुलेशन. क्योंकि जितनी भी कंपनीज शेयर मार्केट में लिस्टेड होती हैं या जो लिस्टेड कंपनीज होती हैं उनके शेयर्स की ट्रेडिंग की जाती है, और उस ट्रेडिंग में अगर फेयर वे में ट्रेडिंग की जा रही है दैन इट इज ओके. लेकिन अगर स्पेकुलेशन के बेसिस पर फॉलो किया जा रहा है तो ये एक अनदर डिसएडवांटेज हो जाता है. ये एक तरीके से रैकलेस स्पेकुलेशन होता है, और इस रैकलेस स्पेकुलेशन से जो कंपनी के शेयर्स हैं, ये जो शेयर होल्डर्स हैं, वो प्रॉपरली एडवांटेजेस को गेन नहीं कर पाते हैं. यानी कि क्या होता है इसके अंदर, जो कंपनी के डायरेक्टर्स हैं या जो कंपनी के मैनेजर्स हैं, वो एक तरीके से शेयर की वैल्यू को मैनिपुलेट करने में लगे रहते हैं और उसका वो एडवांटेज लेते रहते हैं. अब मैनिपुलेशन कैसे पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि उनके पास कंपनी के अफेयर्स के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है, तो वो मैनिपुलेशन करने की पोजीशन में होते हैं. क्या करते हैं वो, जब उन्हें शेयर्स को परचेज करना होता है तो वो रेट ऑफ डिविडेंड को कम कर देते हैं. जब रेट ऑफ डिविडेंड कम होगा तो ऑटोमेटिकली शेयर्स की वैल्यू कम हो जाएगी और वो कम रेट पर शेयर्स को परचेज कर लेंगे. लेकिन जब उन्हें शेयर्स को सेल करना होता है तो वो हायर रेट पर डिविडेंड्स को डिक्लेयर करते हैं, जिससे कि शेयर्स की वैल्यू बढ़ जाती है और वो उस बढ़े हुए शेयर की वैल्यू पर शेयर्स को सेल करके प्रॉफिट को अर्न कर लेते हैं. तो ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है. इस रैकलेस स्पेकुलेशन की वजह से जो कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं वो उसके प्रॉपर एडवांटेजेस को फॉलो नहीं कर पाते हैं. क्लियर. नेक्स्ट डिसएडवांटेज इज वेस्ट एंड इनएफिशिएंसी इन मैनेजमेंट. Sometimes the company form of organization may lead to waste and inefficiency in management. Why? Because there is no direct link between work and reward, and also because there is no direct motivation for the management. कोई रिवॉर्ड नहीं है, वर्क एंड रिवॉर्ड के बीच में कोई लिंक नहीं है, और इसके साथ साथ कोई डायरेक्ट मोटिवेशन नहीं है मैनेजमेंट के लिए, क्योंकि जो मैनेजमेंट में वर्क करने वाले पर्सन्स हैं वो पेड मेंबर्स हैं. उनको उनकी सैलरी मिल रही है, उन्हें अपनी सैलरी से मतलब है, और जितनी सैलरी मिल रही है उसके अकॉर्डिंग वो वर्क को फॉलो करने में इंटरेस्ट शो करते हैं. इससे ज़्यादा वो
कंपनी के पर्टिकुलर वर्क के बारे में बॉदर नहीं होते हैं, उन्हें कोई टेंशन नहीं रहती है, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा आराम चाहिए होता है और वो कम से कम काम करना चाहते हैं। दैट इज द पॉइंट। क्योंकि उन्हें प्रॉफिट का रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है ड्यू टू देयर हार्ड वर्क, तो दे आर नॉट मोटिवेटेड, उन्हें केवल क्या मिल रही है, दे आर गेटिंग द सैलरी। तो एज अ रिजल्ट व्हाट इज हैपनिंग, देयर इज इनएफिशिएंसी एंड वेस्ट इन मैनेजमेंट। इसके अलावा जब लार्ज स्केल एक्सपेंशन को फॉलो किया जाता है कंपनी के रेफरेंस में, ऑर्गेनाइजेशन के रेफरेंस में, तो क्या होता है, यहाँ वेस्ट ज़्यादा होती हैं क्योंकि मैनेजमेंट प्रॉपर वे में अटेंशन पे नहीं करता है। अगर मैनेजमेंट प्रॉपर वे में अटेंशन पे करेगा तब तो ये वेस्ट और इनएफिशिएंसी से बचा जा सकता है, लेकिन मैनेजमेंट डायरेक्टली इन्वॉल्व ना होने की वजह से कभी कभी क्या होता है, वेस्ट और इनएफिशिएंसी के चांसेस बढ़ते चले जाते हैं जब कंपनी लार्ज स्केल एक्सपेंशन को फॉलो करती है। ये भी इसका एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट वन इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर इन द हैंड्स ऑफ अ फ्यू। क्योंकि इससे पहले भी हमने बात करी थी कि जब कंपनी में शेयर्स को परचेज किया जाता है तो ये कुछ ही शेयर होल्डर्स होते हैं जिनके पास कंपनी के मैक्सिमम शेयर्स अवेलेबल होते हैं। तो कुल मिला के जब शेयर्स कुछ लोगों के हाथ में होंगे तो इसका मतलब जो पावर का कॉन्सेंट्रेशन होगा वो भी कुछ लोगों के हाथ में होगा और वो पर्टिकुलर फ्यू पर्संस अपने अकॉर्डिंग कंपनी के डिफरेंट अफेयर्स को रन करेंगे। ये भी एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का, यानी कि माइनॉरिटी जो शेयर होल्डर्स होंगे उनके इंटरेस्ट को बहुत ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता, केवल मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स अपने पावर के बेसिस पर कंपनी के डिफरेंट ऑपरेशंस को कंट्रोल करते रहते हैं और अपने अकॉर्डिंग कंपनी को रन करते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज द एक्सेसिव रेगुलेशन एंड रेस्ट्रिक्शन। कंपनी फॉर्म को रन करने में डिफरेंट टाइप के रूल्स एंड रेगुलेशंस को इम्पोज किया गया है बाय द गवर्नमेंट। उसके लिए डिफरेंट टाइप की बॉडीज बनाई गई हैं, जैसे कंपनी एक्ट 1956 था पहले और अब कंपनी एक्ट 2013 हो गया है। तो उस कंपनी एक्ट 2013 में सेबी के द्वारा डिफरेंट टाइप के रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर्म किए गए हैं जिसको फॉलो करते हुए कंपनी को अपने ऑपरेशंस रन करने होते हैं। क्योंकि ये रूल्स एंड रेगुलेशंस कभी कभी इतने हार्ड हो जाते हैं कि जनरल वे में कंपनी को अपने वर्किंग को फॉलो करने में कभी कभी दिक्कतें आती हैं, प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। तो इन रूल्स के अंडर में वर्क करना दैट इज नॉट वेरी इजी फॉर एनी ऑफ द कंपनी। एंड द लास्ट पॉइंट इज लैक ऑफ आइडेंटिटी ऑफ इंटरेस्ट। क्या होता है कि कंपनी के अंदर बहुत सारी पार्टीज होती हैं जिनका इंटरेस्ट इन्वॉल्व होता है और उनके इंटरेस्ट के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता रहता है, जैसे मैनेजमेंट, शेयर होल्डर्स, एम्प्लॉयज, क्रेडिटर्स, गवर्नमेंट, हर किसी का अपना इंडिविजुअल इंटरेस्ट होता है, ठीक है। और इन इंटरेस्ट के बीच में एक लैक ऑफ आइडेंटिटी इन्वॉल्व होती है और इसी वजह से इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हमेशा बना रहता है। जैसे मैं शेयर होल्डर्स की बात करता हूँ, दो टाइप के शेयर होल्डर्स हैं, एक तो इक्विटी है और दूसरे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स क्या चाहेंगे, वो चाहेंगे कि कंपनी का जो प्रॉफिट हो रहा है उसको फ्लो बैक कर दिया जाए और बिजनेस में लगा दिया जाए और बिजनेस के ऑपरेशंस को एक्सपेंड किया जाए, क्योंकि उन्हें तो एक फिक्स्ड रेट से डिविडेंड मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन जो इक्विटी शेयर होल्डर्स है वो क्या चाहेंगे कि अगर कंपनी को प्रॉफिट होता है तो उसका एक लार्ज पार्ट डिविडेंड के रूप में डिक्लेयर कर दिया जाए। तो दोनों के कॉन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट जो है वो कॉन्फ्लिक्ट करते हैं। इसी वजह से यहाँ पर इंटरेस्ट को लेकर एक लैक ऑफ आइडेंटिटी की सिचुएशन हमेशा बनी रहती है। सो दीज ऑल आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ अ कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ओके, थैंक यू।